वॉइस क्या है? वॉइस की दृष्टि से क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, यानी वाच्य के, जो वाच्य इसका प्योर हिंदी है, उसके अगर नजरिए देखें तो इसको दो तरीके से कहा जा सकता है, किसी बात को दो तरीके से कहा जा सकता है। एक में हम एक्टिव वॉइस, यानी कि हम सब्जेक्ट प्रधान बनाते हैं, यानी सब्जेक्ट को मेन मानते हैं। जबकि दूसरे में क्या होता है, पैसिव वॉइस में हम क्रिया को मेन मानते हैं, क्रिया को प्रमुख मानकर वो बात कहते हैं। देखिए, बात दोनों सेम होगी, सेंटेंस की जो मीनिंग है वो भी सेम होगी, बस हम कहने का जो नज़रिया है वो अलग होगा। एक में हम सब्जेक्ट के बेस पे कहेंगे और एक में हम क्या कहेंगे, ये वर्ब के बेस पे कहेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो चलिए उसको थोड़ा बेसिक समझते हैं। पहले भी ये क्लास 10th में आप समझ चुके होंगे, क्लास 9 10th में मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है, ये है बहुत इजी, आपको समझना है, बहुत इजी है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ठीक है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ही राइट्स अ लेटर, वो पत्र लिखता है। अ लेटर इज रिटन बाय हिम, ऐसे कह सकते हो कि वो पत्र लिखता है, या अ लेटर इज रिटन बाय हिम। इसमें क्या है, देखिए दोनों का कहने का जो एग्जैक्ट मीनिंग है, जो आपको मीनिंग समझनी है, वो तो वही है कि ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है। यहाँ अ लेटर इज रिटन बाय हिम, एक पत्र है जो उसके द्वारा लिखा जा रहा है। तो ये कहने का तरीका अलग है, लेकिन कहा एक ही चीज़ जा रही है। जैसे आप पढ़ रहे हो, आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, ठीक है, ये कहने का तरीका, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इंग्लिश मतलब इंग्लिश पढ़ा जा रहा है, आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, और एक है इंग्लिश आप पढ़ रहे हो। ध्यान समझिएगा, आप इंग्लिश पढ़ रहे हो एक सेंटेंस, इंग्लिश आप पढ़ रहे हो ये दो सेंटेंस। कहने का तरीका अलग है, लोग कहते अलग अलग तरीके से हैं, तो उसी को यानी ग्रामर वे में, ग्रामर के फॉर्म में हम एक ही बात को दो तरीके से कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे वह पत्र लिखता है या पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है, ये दोनों बात आप कह सकते हो। कहने का जो कोर मीनिंग है वो सेम है। ही टीचेस मी, वो मुझे पढ़ाता है। आई एम टॉट बाई हर, मैं उसके, सॉरी, शी टीचेस मी, वो मुझे पढ़ाती है, तो इसका क्या हो जाएगा, आई एम टॉट बाई हर। मैं रूल्स बता दूंगा अभी, अभी बेसिक समझिए कॉन्सेप्ट क्या है कि आई एम टॉट बाई हर, मैं उसके द्वारा पढ़ाया जाता हूँ। पहले बेसिक क्या है, बेसिक ये है कि आपको समझना है कि ये दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, लेकिन जो इसकी कोर मीनिंग है वो सेम है, वो डिफर नहीं है, वो अलग नहीं है। ध्यान दीजिएगा। मोहन विल डू इट, मोहन इसको करेगा। इट विल बी डन बाय मोहन, इसमें क्या है, मोहन वह काम करेगा, कोई भी काम है वो करेगा। इसमें क्या कह रहा है, पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में कह रहा है इट विल बी डन बाय मोहन, वो जो काम है वो मोहन के द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ कोई काम को ज़्यादा प्रेशराइज करके बताया जा रहा है, यानी यहाँ पे क्रिया को मेन मान के बताया जा रहा है, बताया वही सेंटेंस जा रहा है लेकिन क्रिया को मेन मानकर, और यहाँ पे जो ये सब्जेक्ट है उसको मेन माना जा रहा है, यानी कि वो सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट नहीं है उसके पैसिव वॉइस बनाने मुश्किल होते हैं, बन जाते हैं लेकिन मुश्किल होते हैं। ठीक वैसे ही अगर किसी सेंटेंस में वर्ब ही नहीं है तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, लेकिन कुछ के बनते हैं, ठीक है, क्योंकि वर्ब्स के भी कैटेगरीज अलग अलग होते हैं तो उसके बिहाफ पे बनते हैं, ठीक। लेकिन वो वर्ब उसमें होना चाहिए, उसकी क्वालिटी वर्ब की होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए शी ब्यूटीफुल, ये आप देखोगे वैसे सेंटेंस बिना वर्ब के बनता ही नहीं है, तो आप ऐसे कह सकते हो कि वर्ब होगा तो बनेगा। कुछ वर्ब्स के नहीं बनते हैं पैसिव वॉइस, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक। मेरे हिसाब से बेसिक समझ में आ गया होगा आपको। पॉइंट मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, पॉइंट्स बहुत इजी है, बहुत क्लियर है। पॉइंट ये है कि एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट बेस्ड सेंटेंस होता है, यानी सेंटेंस में जो कहा जा रहा है उसमें हम सब्जेक्ट को मेन मानकर बात को कह रहे होते हैं, और जो एक्टिव वॉइस होता है उसमें हम वर्ब को मेन मानकर बात कह रहे होते हैं। एक दूसरी बात ये है कि इस जो ऐसे सेंटेंस होते हैं उसकी कोर मीनिंग जो है, जो मतलब कि जो उसकी एक
होती है ना, एक मीनिंग होती है, वो चेंज नहीं होती है, मीनिंग चेंज नहीं होती है, तरीका चेंज हो जाता है। तो दो बात, ये दो हमेशा याद रखिएगा। अब चलते हैं आगे। खंड क, वाक्यों से ज्ञात होता है कि कर्ता स्वयं कार्य कर रहा है, यानी कर्ता ये काम स्वयं कर रहा है, अतः कर्ता को प्रधानता दी गई है। यानी यहाँ पे आप देख सकते हो, कर्ता यानी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को प्रधानता दी गई है। प्रधानता मतलब ये मत समझना कि उसको प्रधान बना दिया गया है गांव का, यहाँ मतलब है कि उसके बेस पर सेंटेंस बुना जा रहा है। अगर वही नहीं रहेगा तो सेंटेंस नहीं बन पाएगा। इस श्रेणी के वाक्यों को एक्टिव वॉइस कहते हैं। इन वाक्यों में ही, शी, मोहन, वाई, मतलब इसकी बात कर रहे हैं। ये जो पूरे आपको 5 तक काउंट किए थे वो है, ठीक है। यू कर्ता के रूप में प्रयोग हुआ, यानी कि वो सेंटेंस जिसमें कर्ता नहीं है उसका एक्टिव वॉइस नहीं बन सकता। वो सब्जेक्ट जिसमें वर्ब ही नहीं है उसका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। ये भी याद रखिएगा। डेफिनेशन इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको हम? A verb when its form shows that person or being denoted by the subject does something, यानी वो वर्ब वो वर्ब का वो फॉर्म, मतलब वर्ब का वो फॉर्म सेंटेंस, एक तरीके से वो सेंटेंस जिसमें कोई पर्सन या कोई थिंग है ना, जो एक्चुअली क्या है, कोई सब्जेक्ट है, वो कोई काम कर रहा है, ये दिखाए, तो उसको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। थोड़ा अगर कन्फ्यूज़न है तो मैं इसको डाउट क्लियर कर दे रहा हूँ। वह सेंटेंस जो किसी कर्ता, किसी पर्सन या किसी व्यक्ति के द्वारा ये दिखाया जाए कि वो काम हो रहा है। तो ये जो व्यक्ति और ये है, ये कौन है? यही तो सब्जेक्ट होता है, कहने मतलब यही है। अर्थात इसको और ब्रीफ में करें तो वह सेंटेंस जिसमें दिखाया जाए कोई सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है, या काम किया है, काम किया था, काम कर रहा है, काम करेगा, तो ऐसे सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। ठीक, मैं रिपीट कर रहा था इसलिए हो सकता है मे बी आपको उतना क्लियर ना आया हो जब मैं बार बार रिपीट कर रहा था। जब मैंने अपने तरीके से आपको बताया तो मे बी वो वाला आपको आया होगा। ठीक है। सेकंड, खंड बी। खंड बी मतलब बात हो रही है इसकी, पैसिव वॉइस की। ठीक है, क्या है? कर्म को प्रधानता देते हैं, यानी पैसिव वॉइस में हम कर्म को प्रधानता देते हैं। इट्स मीन्स इसमें हम वर्ब पे फोकस करते हैं, वर्ब पे ही सब कुछ डिपेंड होता है। अतः कर्म को वाक्य का सब्जेक्ट बना दिया जाता है, यानी कर्म को वाक्य का सब्जेक्ट बना दिया जाता है। कर्म मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट। कर्म इंग्लिश में जो सेंटेंस बना रहे होते हैं उसमें हम देखो, ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट यानी कर्ता, वर्ब यानी क्रिया, और ऑब्जेक्ट यानी कर्म। ये ध्यान रखिएगा। हिंदी में सब्जेक्ट यानी कर्ता, वर्ब मतलब कर्म, सॉरी क्रिया, और ऑब्जेक्ट मतलब होता है कर्म। समझ में आया क्या? तो अतः कर्म को वाक्य का सब्जेक्ट बना दिया, अर्थात जो ऑब्जेक्ट है उससे उस सेंटेंस का सब्जेक्ट बना दिया जाता है, उल्टा कर दिया जाता है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है। ठीक, इस प्रकार के वाक्य पैसिव वॉइस कहलाते हैं, जहां पर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है। ठीक, आगे चलते हैं, समझ में आ गया होगा आपको। इन वाक्यों में अ लेटर, आई, इट, यानी ये जो ये हैं सब, जो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट दिख रहे हैं, एक्चुअली में देखा जाए तो ये ऑब्जेक्ट हैं, इसको सब्जेक्ट बना दिया गया। चेक करिए, मैं इसको नीचे जा रहा हूँ, चेक करिएगा। अ लेटर यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया। ठीक है। मी, यहाँ पे मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई। ठीक, इट का इट हो गया, सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो गया। अ बुक को अ बुक की तरह यूज़ कर लिया गया सब्जेक्ट के रूप में, और द लेटर जो ऑब्जेक्ट था उसको यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में यूज़ कर लिया गया। यानी कि एक आपने और नियम पढ़ा। पहला नियम आपने क्या देखा? एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट बेस होता है, पैसिव वॉइस वर्ब बेस होता है। दूसरा, एक्टिव वॉइस जो होता है इसमें क्या होता है कि हम ये जो सेंटेंस कह रहे होते हैं उसमें वो सब्जेक्ट उसमें मेन होता है, और जबकि हम पैसिव वॉइस में वर्ब को मेन मानते हैं। एक तरीके से ऐसे कह सकते हो।
सॉरी, मैंने एक ही बात 2 बार बोल दी। दूसरी बात ये है कि दोनों की मीनिंग चेंज नहीं होती है, दोनों की मीनिंग सेम होती है, कहने का नज़रिया अलग होता है। तीसरा आपने पॉइंट देखा कि इसमें कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं। जब जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना दिया जा रहा है पैसिव वॉइस में, और जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना दिया जा रहा है। यानी जो मैंने बताया था, इसका सब्जेक्ट इसका ऑब्जेक्ट, ये उल्टा हो जा रहा है, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट ये बदल दिया जा रहा है। ये ध्यान दीजिएगा जब पैसिव वॉइस बदलेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, ठीक। इसका इंग्लिश में भी डेफिनेशन है, पढ़ लेते हैं। अ वर्ब, मतलब ये तो आगे वही कहा है कि जो मैं इसको हिंदी वाला रिपीट नहीं कर रहा हूँ, बात वही है। डेफिनेशन, अ वर्ब व्हेन इट्स फॉर्म शोज दैट समथिंग इज डन टू द पर्सन और थिंग। यहाँ देखिए, यहाँ डन पे फोकस किया गया, समथिंग इज डन, ठीक है। यहाँ क्या है, समथिंग इज डन, और यहाँ पे देखिएगा पर्सन और थिंग की बात हो रही है, वस्तु की। यहाँ सब्जेक्ट, पर्सन और थिंग कौन होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। और समथिंग इज डन, समथिंग इज डन, वो इसका मतलब क्या है, कोई क्रिया की बात हो रही है, कोई काम की बात हो रही है। अर्थात जब फोकस सब्जेक्ट पे हो तो हम उसको एक्टिव वॉइस की कैटेगरी में मान सकते हैं। यह जरूरी नहीं कि फोकस सब्जेक्ट पे हो तो उसको हम एक्टिव वॉइस ब्लाइंडली मान जाए। एक उसका जो है वो टिक हो गया, एक बॉक्स टिक हो गया कि हाँ ये एक्टिव हो सकता है, एक्टिव वॉइस हो सकता है। ठीक वैसे ही अगर किसी सेंटेंस में फोकस मेन वर्ब पे हो तो आप समझ जाओ कि वो पैसिव वॉइस हो सकता है। और भी हम उसके क्वालिटीज़ देखेंगे, लेकिन एक क्वालिटी है कि उसका वो पैसिव वॉइस हो सकता है। ठीक, थोड़ा ज़्यादा लंबा मैंने बताया था ये डेफिनेशन, कई लोग को आता होगा, लेकिन मैंने सबको समझ के ही मैं थोड़ा इसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ एक ही चीज़, ताकि आप लोग को थोड़ा रिपीट हो जाए, बातें रिपीट हो जाएं। आगे चलते हैं। अब बदलने के नियम, बेसिक चीज़ हमने देख लिया, बदलने के नियम देखते हैं। कई सारे नियम हैं उसके, ठीक है। एक्टिव से पैसिव वॉइस बदलने के सामान्य नियम, बेसिक नियम। वैसे 12 टेंस में से 4 टेंस के पैसिव वॉइस नहीं बनाए जाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं बनाया जाते, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं बनाया जाता, फ्यूचर कंटिन्यूस नहीं बनाया जाता, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं बनाया जाता। यानी कि आप कह सकते हो कि किसी भी 3 फॉर्म होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, इसका ये तीनों के परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस नहीं बनते। मैं देखो, ये प्रेजेंट का भी नहीं बनता, पास्ट का नहीं बनता, और फ्यूचर का भी नहीं बनता। यानी कि आप सिंपल ऐसे इसको दिमाग में याद कर सकते हो कि भाई देखो 3 टेंस होते हैं, मतलब 3 टाइप्स में हम टेंस को बांट सकते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इन तीनों के पैसिव वॉइस जो होते हैं वो नहीं बनते हैं किस फॉर्म के, परफेक्ट कंटिन्यूअस के। परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। सिंपल, परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, चाहे वो कोई भी हो। पहले ऐसे याद कर लो, और दूसरा ऐसे याद कर लो कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी नहीं बनता। यानी फ्यूचर में कोई भी कंटिन्यूअस सेंटेंस हो, चाहे वो फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, अगर कंटिन्यूअस लिखा है तो वो हम उसको चेंज नहीं करेंगे, वो जैसा है उसको वैसा ही मानेंगे। यानी एग्जाम में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया कि वो फ्यूचर कंटिन्यूअस में सेंटेंस है और आपसे कहा जा रहा है कि उसको आप पैसिव वॉइस में चेंज करो, तो आप बोलोगे नो चेंज, सिंपल लिख दोगे कि इसका जो फॉर्म है वो चेंज नहीं होगा, तरीका इसका नहीं चेंज होगा। यानी कि इन सब का पैसिव वॉइस नहीं बनता। टोटल कितने सेंटेंस होते हैं, प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4, 12 हो गए। 12 में से 4 नहीं बन रहे हैं, तो बचे कितने, 8। यानी 3 प्रेजेंट के, ऐसे भी याद कर सकते हो कि 3 प्रेजेंट के, 3 पास्ट के और फ्यूचर के 2 ही टेंस टाइप जो हैं वो बनते हैं पैसिव वॉइस में। अलग अलग तरीके से इसको याद किया जा सकता है। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, आप और तरीके से याद कर सकते हो। आगे चलते हैं। लिखा है इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप के प्रयुक्त वर्ब को पैसिव वॉइस नहीं बनाते। यानी वो वर्ब, ध्यान दीजिएगा, वो वर्ब जो इंट्रांजिटिव हो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। अब इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, प्लीज़ जाके वर्ब वाली वीडियो किसी भी चैनल पे
किसी भी, मेरे पे भी है और भी लोगों पे हैं। आप खुद की बुक होगी आपके पास, खुद की मतलब ग्रामर की बुक होगी, आप उससे पढ़ लेना कि इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। ब्रीफली बता दे रहा हूँ, इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जिसके मतलब जिसमें ऑब्जेक्ट आना कंपलसरी नहीं होता। जैसे ही रन्स, ये अपने में कंप्लीट सेंटेंस है, वो दौड़ता है, ये कंप्लीट सेंटेंस है। ऑन द रोड, ये क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है, ऑन द रोड। ठीक, तो मतलब क्या समझ रहे हो इससे, कि वो वर्ब जो अपने में कंप्लीट होता है उसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ वर्ब होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है और कुछ वर्ब जिसकी ज़रूरत नहीं होती। जैसे आई प्ले, ठीक है, तो इसमें ज़रूरत है, इसमें आपको ज़रूरत है किसकी, ऑब्जेक्ट की। तो आप बोलते हो आई प्ले फुटबॉल, आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले गेम, आप ऐसे कहते हो। लेकिन यहाँ पे रन है, रन क्या है, वो ऐसा वर्ब है जिसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं है, वो अपने में कंप्लीट है। ही रन्स, वो दौड़ता है। ठीक है, इसमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कहाँ दौड़ता है, क्या दौड़ता है। अगर ये बता रहे हो तो आप कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, सेंटेंस में कुछ ऐड कर रहे हो। सेंटेंस यहाँ तक ख़त्म हो गया था, इसमें आपने ऐड किया है। तो ये मैं इंट्रांजिटिव वर्ब का ब्रीफ आपको बता दे रहा हूँ। इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसे होते हैं। तो इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनता। वही मैं आपको शुरुआत बता रहा था कि कुछ वर्ब के पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं, वो है इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव वर्ब के पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। ठीक, जैसे राम रन्स, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तीसरा, यदि वाक्य में पर्सनल प्रोनाउन यानी आई, ही, ये सब यूज़ हो तो उसको बदल देते हैं। देखिए, ध्यान समझिएगा, सब्जेक्ट में अगर एक्टिव वॉइस में, ध्यान दीजिएगा, एक्टिव वॉइस में आई अगर सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो रहा है तो उसका हम ऑब्जेक्टिव केस बना देते हैं पैसिव वॉइस में, मी। ठीक है, और वी बन जाता है अस, ये सिंपल सी बात है, जिसने प्रोनाउन पढ़ा होगा उसको पता होगा। यू बन जाता है यू, दे बन जाता है ऑब्जेक्टिव केस देम, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, और शी का ऑब्जेक्टिव केस हर, इट का इट ही रहता है, और हु का क्या हो जाता है, हुम हो जाता है। ठीक, बाई हुम कहते हैं इसको, हम बनाएंगे। ठीक, चौथा, ऑब्जेक्ट और को सब्जेक्ट तथा सब्जेक्ट को बाई लगाकर ऑब्जेक्ट बना दिया था। यानी हमने जो पढ़ा था कि सब एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, ये बदल जाता है। यानी कि जब इसको हम चेंज करते हैं, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, जब इसको हम चेंज करते हैं, ये ओ है यानी ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट जब इधर बनता है पैसिव वॉइस में तो वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। यानी अगर कोई आई है जो एक्टिव वॉइस में यूज़ हो रहा है एज अ सब्जेक्ट, वो जब पैसिव वॉइस बनाएगा तो वो मी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मी एज अ ऑब्जेक्ट। और ठीक इसका उल्टा होता है, अगर कोई पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है और एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है तो वो मी से इसमें उल्टा हो जाएगा। ठीक, वाइस वर्सा है। अगर आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना रहे हो तो आप ऐसे चलो, और अगर आप पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बना रहे हो तो आप ऐसे चलो। ठीक, क्लियर, समझ में आ गया। और ऑब्जेक्ट के साथ उल्टा हो सकता है कि सपोज करो एक्टिव वॉइस में कोई ऑब्जेक्ट आया, ऑब्जेक्ट का नाम है मी। बताओ जब ये यहाँ पे आएगा तो ये क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। ठीक, वैसे ही अगर एक्टिव वॉइस में कोई ऑब्जेक्ट आया है, आई तो आता नहीं है, ऑब्जेक्ट मी आता है, सॉरी, मी मैंने उल्टा बता दिया था, सॉरी। अगर एक्टिव वॉइस में कोई ऑब्जेक्ट आता है मी तो इसका सब्जेक्टिव केस बन जाएगा आई। मैं अभी एग्जांपल बताऊंगा। जैसे ही टीचेस मी, वो मुझे पढ़ाता है, तो यहाँ एक्टिव वॉइस में मी आया, जब इसको हम बनाएंगे पैसिव वॉइस तो ये आई बन जाएगा, मी का क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। ठीक, पैसिव वॉइस में सदैव थर्ड फॉर्म, ये हाँ, ये हमेशा याद रखिएगा, पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लगता है। यानी अगर कोई आपको पैसिव वॉइस की, एक्टिव पैसिव वॉइस की बेसिक 4 नियम पूछे तो आप क्या बोलोगे। पहला, एक्टिव पैसिव वॉइस के जो मीनिंग है वो चेंज नहीं होते, उसके फॉर्म चेंज होता है, उसका रूप चेंज होता है। दूसरा, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट मेन माना जाता है और पैसिव वॉइस में वर्ब मेन माना जाता है। 2 चेंजेस। तीसरा चेंज है कि जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है
वह पैसिव वॉइस में जब जाता है तो वो ऑब्जेक्ट के रूप में हो जाता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का, वह पैसिव वॉइस में जब जा रहा होता है तो वो सब्जेक्ट बन जाता है, उल्टा हो जाता है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। ये 3 नियम। और चौथा नियम ये है कि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और साथ में नॉर्मली कॉमनली बाई का यूज़ करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, देखिए 4 नॉर्मली टेंस आपको दिख रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट अलग अलग हैं, पूरे मिल जाएंगे आपको, 8 होंगे, ठीक है। 12 में से 4 तो बने नहीं, तो 8 बचे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे बनाते हैं? ही राइट्स अ लेटर, इसका बन जाएगा पैसिव वॉइस, अ लेटर इज रिटन बाय हिम। कर्ता के अनुसार इज एम आर के साथ क्रिया करते हैं, यानी जब, देखिए ध्यान, ये थोड़ा मतलब इसको, ये जो मेरे हिसाब से ये बुक है, ये थोड़ा सा ये कम नॉलेज दे रहा है। इसको थोड़ा आप ब्रॉडली पढ़ोगे तो प्लीज़ किसी का वीडियो पढ़िए, ज़रूर देखिए जो आधे घंटे का है, एक्टिव पैसिव वॉइस। मेरा पढ़िए, किसी का पढ़िए जो आपको ज़्यादा समझ में आए। एक्टिव पैसिव वॉइस, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये जो लेसन वाइज बता रहा हूँ, इसमें कुछ छूट रहा है। ये है कि इसका स्ट्रक्चर इसमें नहीं दिया है, मैं बता दे रहा हूँ। सब्जेक्ट, वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। इसको जब बना रहे हैं तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन गया बाय हिम, और ऑब्जेक्ट बन गया सब्जेक्ट। ये तो बेसिक रूल है। और ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम उसमें इज एम आर यूज़ करते हैं थर्ड फॉर्म के साथ। हेल्पिंग वर्ब में हम इज एम आर का यूज़ करते हैं। डिपेंड करता है हमारा जो सब्जेक्ट आ रहा है यहाँ से ऑब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बन रहा है, वो क्या है। सिंगुलर है तो इज होगा, प्लूरल होगा तो आर होगा, अगर आई आ रहा है तो एम होगा, ठीक है। जैसे ही राइट्स अ लेटर, तो यहाँ अ लेटर आ रहा है, अ लेटर सिंगुलर है इसलिए हम इसके साथ इज यूज़ कर रहे हैं। और राइट का थर्ड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं रिटन। और बेसिक है, देखो ही को ऑब्जेक्टिव केस बना दिया गया, अ लेटर को सब्जेक्ट बना दिया गया, सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए इज यूज़ हुआ, और ये राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटन हो गया, और ही आया बाई के साथ, बाई हिम। तो बेसिक चीज़ है, अगर आपने ये क्लास 9-10 पढ़ा होगा तो आई गेस ईजी है, लेकिन जो पहली बार पढ़ रहा है उसको मे भी थोड़ा टफ पड़े, क्योंकि इसमें मेन है टेंस के स्ट्रक्चर। आपको टेंस के स्ट्रक्चर पता होने चाहिए। अब मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूँ। अगर आप किसी को स्पेशल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछेगा। एक्टिव पैसिव वॉइस का मैंने अलग से वीडियो बनाया है, या टेंस का अलग से वीडियो बनाया है। टेंस का वीडियो चाहिए, टेंस का आप ले सकते हो, आप चैनल पर जा सकते हो, या तो आप मुझसे लिंक मांग सकते हो। सेकेंड, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये क्या होता है, इसमें नॉर्मली जो होता है, हमको पता है सब्जेक्ट होता है, इज एम आर होता है, वर्ब के साथ हम आई एन जी यूज़ करते हैं, और ऑब्जेक्ट होता है। ये बेसिक चीज़ आपको पता ही होगा। अब देखिए, ऑब्जेक्ट यहाँ बन गया क्या, सब्जेक्ट। अ लेटर क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमने इज लगाया, जैसे यहाँ लगाया था। अंतर क्या है कि क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है तो इसको भी हमें दिखाना पड़ेगा कि ये सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए हम एक अलग से हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, बीइंग, ठीक है। तो ध्यान समझिएगा, सेम यही चीज़ फॉलो यहाँ पे भी हो रहा है कि सब्जेक्ट जैसा रहा वैसे हम इज एम आर को बदल देंगे। अगर प्लूरल रहा तो आर यूज़ करेंगे, सिंगुलर रहा तो इज यूज़ करेंगे, आई रहा तो एम यूज़ करेंगे। लेकिन साथ में हम BEING, बीइंग नाम का एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं, जिसका मतलब यही है कि सेंटेंस जो हमें दिखने में लगेगा वो लगेगा कि वो कॉन्टिन्यूअस है, वो उस पर काम चल रहा है, वो ख़त्म नहीं हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे बीइंग का यूज़ हुआ है, ठीक। बाकी सब जैसा आपने इसमें पढ़ा था पहले वाले में वही सब है। अ लेटर, इज, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ही यहाँ पे चेंज हो गया ऑब्जेक्ट के रूप में, बाय हिम बन गया, ठीक। ये एक एग्जांपल है। थर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है वो सेंटेंस जो कंप्लीट हो गया, वो काम जो कंप्लीट हो गया। जैसे ही हैज़ रिटन ए लेटर, उसने पत्र लिख लिया है। इसमें होता क्या है, सब्जेक्ट होता है, हैज़ और हैव होता है। हैज़ सिंगुलर साथ लगता है और हैव प्लूरल के साथ। वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है, ठीक है। तो एक आपको ये ध्यान देना है कि आपको वर्ब के थर्ड फॉर्म पता होने चाहिए, एटलीस्ट 20 to 30 मिनिमम, और ऑन एवरेज 50 और मैक्सिमम 100 होने चाहिए। क्लास 11-12 के बच्चों की बात कर रहा हूँ, और ये आपके एग्ज़ाम के लिए भी सही रहेगा।
तो ही सब्जेक्ट होता है, हैज़ और हैव होता है। हैज़ यूज़ करते हैं हम सिंगुलर के साथ, हैव यूज़ करते हैं प्लूरल के साथ। रिटन पहले से ही रहता है और लास्ट में ऑब्जेक्ट। हम क्या कहते हैं पैसिव वॉइस में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो सब्जेक्ट बन गया अ लेटर। फिर सिंगुलर है तो इसलिए हम हैज़ यूज़ कर रहे हैं, प्लूरल होता तो हम हैव यूज़ करते हैं, HAVE ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे जैसे बीइंग दिखा रहा था कि काम अभी कंटिन्यूअस है, वैसे हम एक और हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे परफेक्ट के लिए, बीन। ये दिखाता है कि ये जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। जैसे बीइंग बता रहा था कि काम कंटिन्यूअस है, वैसे बीन बताता है कि वो काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। फिर बाकी सब सेम जैसे इसमें देख लो, अगर बीइंग हटा दूँ, यहाँ बीन हटा दूँ और यहाँ इज हैज़ की जगह इज एम आर जो भी यूज़ करूँ, तो अब देखो कि बेसिक जो ऊपर वाला है अब फर्स्ट वाला उसी की तरह तो है सब, ठीक है। तो सिंपल है, क्या है, हम हैज़ नहीं रखते, ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि अगर यहाँ पे हैज़ हुआ तो यहाँ भी हम हैज़ यूज़ करें, नहीं। हम देखेंगे जो हम ये ऑब्जेक्ट लेके आ रहे हैं, क्या ये प्लूरल है कि सिंगुलर है। तो ये ऑब्जेक्ट अ लेटर सिंगुलर है, इसलिए हम इसको अ लेटर के बाद सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यानी हैज़ यूज़ कर रहे हैं। अगर नॉट यूज़ करना हो तो हम हैज़ और बीन के बीच में यूज़ करेंगे, यानी जो हमारा मेन हेल्पिंग वर्ब होता है पहला वाला, उसके बाद नॉट का यूज़ करते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी अगर आपको नॉट यूज़ करना हो तो आप इसके बाद यूज़ करोगे, यहाँ पे इसके बाद नॉट यूज़ करोगे। जब कभी भी एक से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब होता है तो पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट का यूज़ करना चाहिए, ठीक। अब देखो प्रेजेंट में 4 होते हैं, टेंस, इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, इसलिए हम वो नहीं पढ़ेंगे। फिर से मैं दोहरा दे रहा हूँ, बेसिक जो चीज़ आप देख रहे हो ना, यही चीज़ रिपीट होगी, सेम चीज़। होप आपको इतना समझ में आ रहा हो जितना मैं बता रहा हूँ। कोई डाउट परेशानी हो तो प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पैटर्न जो आप देख रहे हो कि इंडेफिनिट में इज़ यूज़ हुआ है और बाकी सब नॉर्मल जो है, क्या है, यहाँ का सब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट बन गया बाई के साथ, यहाँ का ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट बन गया और हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज़ हो गया और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ सब में हो रहा है, ठीक। इनडेफिनिट में, कॉन्टिन्यूअस में क्या हुआ है, बाकी जो आपको पता ही है, सब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, इज़ बीइंग यूज़ हुआ, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट कैसा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता तो यहाँ आर बीइंग होता, अगर सब्जेक्ट आई होता तो यहाँ एम बीइंग होता, ठीक है। रिटन बाय हिम, ये तो पहले से जैसा चला आ रहा है, देख ली कॉपी है, रिटन बाय हिम, रिटन बाय हिम, रिटन बाय हिम, रिटन बाय हिम, यानी देख रहे हो ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, चेंजेस हो रहा है वर्ब से पहले ही, ठीक। परफेक्ट में क्या है कि यहाँ देखो हैज़ यूज, मतलब परफेक्ट में क्या हो रहा है, ही और आ गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में, राइट हो, रिटन हो गया रिटन, जैसा हमें पहले से पता है, और लेटर पहले आ गया सब्जेक्ट के रूप में, और एक हैज़ की जगह हैज़ यूज़ हो गया क्योंकि सिंगुलर है सब्जेक्ट, ये वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हैज़ यूज़ हुआ, बीन यूज़ हो गया, हैज़ बीन और हैव बीन, ठीक है। ठीक वैसा ही पैटर्न पास्ट में रहेगा। पास्ट का देखते हैं, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, ठीक। प्रेजेंट में 3 ही बनते हैं, चौथा नहीं बन रहा है। किसका नहीं बन रहा है, इंडेफिनिट बन गया, इंडेफिनिट बन गया, ठीक। कॉन्टिन्यूस बन गया, परफेक्ट बन गया, बचा क्या, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, उसका बनता ही नहीं है। अब हम आगे चलेंगे, किस में चलेंगे, परफेक्ट पास्ट इंडेफिनिट, ठीक। जैसा प्रेजेंट इंडेफिनिट में था वैसे ही पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट का नॉर्मली रूल क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, यही होता है मेरे हिसाब से, है ना। इसमें क्या चेंजेस करते हैं, अ लेटर को हमने अ लेटर ही बना दिया, मतलब सब्जेक्ट बना दिया। यहाँ हम जैसे ही, ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट टेंस में हमने जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया था वो कॉन्टिन्यूअस का यूज़ किया था, ठीक। वैसे ही यहाँ भी हम पास्ट का जो कॉन्टिन्यूअस है उसका हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, यानी वॉज या वर, वॉज या वर का यूज़ करते हैं। इसको वेयर नहीं कहते हैं, इसको वर कहते हैं, ठीक। तो हम अ लेटर वॉज रिटन बाई हिम, ही रोट अ लेटर, इसको हम क्या बोलेंगे, अ लेटर वॉज रिटन बाई हिम, पत्र उसके द्वारा लिखा गया था, ठीक है, या लिखा था, उसके द्वारा लिखा गया था, कह सकते हो। तो यहाँ ऑब्जेक्ट बन गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बन गया ऑब्जेक्ट, वर्ब का जो सेकंड फॉर्म था वो बन गया वर्ब का थर्ड फॉर्म। चेंज क्या हुआ कि यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में इज़ यूज़ हो रहा था, इज़ एम आर, यहाँ पे वॉज वर यूज़ होगा, डिपेंड करता है वो जो हम ऑब्जेक्ट लेके आ रहे हैं वो क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर ये सिंगुलर होगा, ये जो ऑब्जेक्ट लेके आए हैं हम इसको,
ये ऑब्जेक्ट, ये अगर सिंगुलर होगा तो वॉज यूज़ होगा, अगर प्लूरल होगा तो वर यूज़ होगा। सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं, देख लीजिए, है बहुत इजी, टफ नहीं है मेरे हिसाब से। अब देखिए, जैसे ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यहाँ पे इज यूज हुआ था, ही इज़ राइटिंग ए लेटर, यहाँ पे ही वॉज राइटिंग ए लेटर, वो पत्र लिख रहा था। इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? और लेटर को हम सब्जेक्ट मानेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हम वॉज यूज़ करेंगे, बीइंग यूज़ दिखाएंगे कि ये कॉन्टिन्यूअस काम हो रहा था इसलिए बीइंग यूज़ करेंगे। तो अ लेटर वॉज बीइंग और रिटन बाय हिम, ये पहले से चला आ रहा है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म, और जो सब्जेक्ट है उसको हम बाय हिम कर लेंगे। ठीक है, सपोज करो यहाँ सब्जेक्ट शी होता तो क्या होता, यहाँ बाय हर हो जाता। अगर यहाँ सब्जेक्ट ही होता तो, सॉरी, यहाँ अगर सब्जेक्ट आई होता तो यहाँ बाय मी हो जाता। ठीक है, ये जैसा भी अपने रूल पढ़ा है उसके हिसाब से। अब पास्ट परफेक्ट, हमने कितने टेंस देख लिए? प्रेजेंट, पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा पास्ट इंडेफिनिट, अब पांचवा पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अभी हम छठवां देखने जा रहे हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, टोटल 8 हमने काउंट किए थे। अब देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस, ही हैड रिटन अ लेटर। सिंपल सी बात है, पास्ट में कोई काम जो हो चुकी है और यहाँ पे हम ही के साथ हैड यूज़ कर रहे हैं, और नॉर्मली पास्ट फॉर्म में हम हैड का ही यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट में। तो सेम वही चीज़ है जो आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में पढ़ा था, कि बस चेंज क्या है, यहाँ पे हैड की जगह वहाँ पर उसमें हैज़ या हैव था, यहाँ हैड है, बस बाकी सब सेम है। फ्यूचर इंडेफिनिट, यहाँ आप देखो पहले से ही एक हेल्पिंग वर्ब होता है विल। ठीक है, तो ही विल राइट अ लेटर। अभी तक हमने प्रेजेंट और पास्ट में पढ़ा था कि कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता था इंडेफिनिट वाले में, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। जब हेल्पिंग वर्ब होता है तो उसको कैसे चेंज करते हैं? सिंपल, विल के बाद बी लगा देंगे। ठीक है, बीइंग दिखाता है काम हो रहा है, बीइंग दिखाते हैं कि काम हो गया, और बी दिखाता है कि वो रूटीन काम है, वो होता रहता है, या वो होगा। ठीक है, रूटीन काम है या वो नॉर्मली होगा, इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, तो अ लेटर विल बी रिटन बाय हिम, सिंपल। ही विल राइट अ लेटर, वो एक पत्र लिखेगा, उसको हम पैसिव वॉइस में क्या कहेंगे? अ लेटर विल बी रिटन बाय हिम, पत्र उसके द्वारा लिखा गया, एक पत्र उसके द्वारा लिखा गया। क्या चेंजेस हुए हैं? ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया, राइट की जगह हमने रिटन यूज़ कर लिया, और हेल्पिंग वर्ब विल के साथ बी यूज़ हो गया। ठीक है, विल भी शैल भी यूज़ होता है, आपको पता होगा शैल किसके साथ यूज होता है। शैल हम नॉर्मली आई के साथ यूज़ करते हैं, है ना, और नॉर्मली आई के साथ हम यूज़ करते हैं, दे के साथ यूज़ करते हैं। ठीक है, और बाकी के साथ विल यूज़ करते हैं। लेकिन आजकल इंग्लिश इतना मतलब फास्ट हो गया है या इतना मॉडर्न हो गया है कि आजकल शैल का यूज़ ही लोग करना बंद कर दिए हैं, विल से ही काम चला लेते हैं। ठीक है, ठीक, थर्ड पर्सन के साथ पहले शैल लोग यूज़ करते थे, लेकिन अब नहीं यूज़ करते हैं, विल का ही यूज़ करते हैं। अब लास्ट 8वां देखो, हमने ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा, लेकिन हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है ये मैंने अलग से एक वीडियो बनाया, उसमें बताया है कि क्यों नहीं बनता है। ठीक है, अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये लास्ट है टेंस जिसका पैसिव वॉइस बनता है। ही विल हैव अ लेटर, ही विल हैव रिटन अ लेटर, वो एक पत्र लिख चुका होगा, कल्पना कर रहे हैं हम। तो अ लेटर विल हैव बीन, बहुत ईजी है मेरे हिसाब से, यहाँ पे सब कुछ सेम है। विल हैव का यूज़ करना ही करना है, शैल हैव का भी लोग यूज़ करते हैं, नॉर्मली विल हैव का यूज़ करते हैं। बीन का यूज़ हम देखते आ रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में देखा था हमने बीन का यूज़, पास्ट परफेक्ट में हमने अभी देखा है जस्ट बीन का यूज़, और फिर हम देख रहे हैं फ्यूचर में बीन का यूज़। यानी अगर वो परफेक्ट है, कोई भी टेंस परफेक्ट है और उसका पैसिव वॉइस है, उसमें बीन यूज़ होगा। कोई भी टेंस कॉन्टिन्यूअस है तो उसमें बीइंग यूज़ होगा, BING, बीइंग यूज़ होगा। और इंडेफिनिट में नॉर्मली उस टेंस का कंटिन्यूअस वाला हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है। प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वॉज वर, फ्यूचर में विल बी, शैल बी, है ना। तो ये बेसिक चीज़ है, अगर आपको पता होगा तो आपको बहुत ईजी, पैसिव वॉइस बहुत ईजी है। आई थिंक अगर आप कोई मन से पढ़े तो आधे घंटे का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा उसको। ठीक, चलिए आगे का ये एक्सरसाइज देखते हैं। राम प्लेज हॉकी,
राम हॉकी खेलता है, ऐसा क्या बनेगा? इसका बनेगा हॉकी बनेगा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है, बनेगा हॉकी। मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि राइटिंग गंदी हो जाएगी, मैं बोल दे रहा हूँ हॉकी। हॉकी ये सेंटेंस कौन सा है? सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसका रूल हमने क्या पढ़ा था कि सब्जेक्ट के बाद इज एम आर यूज होगा, डिपेंड करता है सब्जेक्ट क्या है। हॉकी सिंगुलर है कि प्लूरल? सिंगुलर, तो हॉकी के साथ क्या यूज होगा? इज, हॉकी इज। अब प्ले, प्ले की जगह वहाँ क्या होता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हॉकी इज प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है? प्लेड। तो हॉकी इज प्लेड और सब्जेक्ट वहाँ पे क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट, किसके साथ? बाई के साथ। तो हो जाएगा हॉकी इज बीइंग प्लेड, सॉरी, हॉकी इज प्लेड बाई राम। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आंसर भी दे दिया है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हम विशेष ध्यान देने योग्य बातें, कभी कभी हम अलग तरीके से भी कुछ रूल्स देखते हैं। जैसे नो तथा ऑब्लाइज के बाद बाई का प्रयोग न करके टू का प्रयोग, यानी कभी भी आपको कोई वर्ब मिलता है जिसमें नो लिखा हो, ऑब्लाइज लिखा हो, तो उसमें हम बाई का यूज़ नहीं करते हैं। नॉर्मली हमने देखा था बाई यू, बाई मी, ये हम देखते आ रहे हैं। अभी हमने बाई राम देखा। ठीक है, कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट था जब वो पैसिव वॉइस में जा रहा था तो उसके साथ बाई यूज़ हो रहा था, लेकिन जब वर्ब नो या ऑब्लाइज हो तो उसके साथ टू का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये देखो को दिखाता है। आप जैसे यू विल ऑब्लाइज मी, आप मुझे कृतज्ञ करेंगे, इसका मीनिंग यही है। आई शैल बी ऑब्लाइज टू यू, मैं आप पर कृतज्ञ होऊंगा। ध्यान दो, मीनिंग सेम है। आप मुझे कृतज्ञ करोगे, यानी आप मुझे कृतज्ञ मतलब होता है एक तरीके से लोग क्या कहते हैं, प्रशंसा करना, एक तरीके से। मुझे एग्जैक्ट हिंदी नहीं आ रही उसकी, लेकिन ऑब्लाइज मतलब कि इसे खुश करना। तो आप मुझे खुश करेंगे, मतलब मैं बेसिक बता रहा हूँ, ये मत सोचिएगा कि ऑब्लाइज मतलब खुश करना होता है। एग्जैक्ट हिंदी मुझे अभी नहीं आ रही है। ठीक है, आई शैल बी ऑब्लाइज, कृतज्ञ होना है, मतलब कृतज्ञ होनी, तो मैंने शुद्ध हिंदी बोल दी, कोई इसके सिमिलर हिंदी मुझे नहीं आ रही अभी। आई शैल बी ऑब्लाइज टू यू, मैं आप पर क्या होऊंगा? कृतज्ञ होऊंगा। ये टेंस कौन सा है? ये टेंस है प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट हमने क्या पढ़ा था? मी चेंज हो जाएगा आई में सब्जेक्ट के रूप में, फिर यूज़ होगा आई के साथ शैल यूज़ होता है। नॉर्मली शैल यूज़ कर सकते हैं, विल भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि मॉडर्न इंग्लिश में आजकल विल यूज़ हो रहा है, शैल का यूज़ ही नहीं कर रहे हैं लोग। तो आई शैल, और शैल के बाद हम बी लगाएंगे, बी और ऑब्लाइज का थर्ड फॉर्म ऑब्लाइज्ड, फिर नॉर्मली बाई यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे टू यूज़ करेंगे। तो टू और जो सब्जेक्ट यू था उसकी जगह यू आ गया। ठीक, तो आई शैल बी ऑब्लाइज टू यू। ठीक वैसे ही सेकेंड वाला नोज की जगह नोन टू हो गया। नो का थर्ड फॉर्म नोन होता है और उसके साथ टू यूज़ हो गया। एवरीवन नोज महात्मा गांधी, ध्यान समझिए, सब लोग महात्मा गांधी को जानते हैं, इसका मतलब यही हुआ। और यहाँ क्या है? महात्मा गांधी इज नोन टू एवरीवन, महात्मा गांधी सबके द्वारा जाने जाते हैं। ये ऐसा नहीं कोई कह सकता, महात्मा गांधी को सब जानते हैं, हम ये ऐसे कह सकते हैं। सब महात्मा गांधी को जानते हैं, ये सेंटेंस हुआ। और महात्मा गांधी सबको, मतलब सब महात्मा गांधी को जानते हैं, पहला सेंटेंस का मतलब ये था। दूसरा सेंटेंस मतलब ये है, सबको महात्मा गांधी को मतलब सब लोग महात्मा गांधी को जानते हैं। तो यहाँ जो टू है, यहाँ टू का अर्थ है को, द्वारा नहीं, को का अर्थ है। ठीक, आगे चलते हैं। कंटेंट या इंटरेस्टेड के बाद इन का प्रयोग करते हैं, बाई का नहीं। जैसा कि आप दो एग्जांपल देख सकते हो। द बैग कंटेंट, कंटेंट मतलब कुछ लेना, इकट्ठा करना, लेना, भरना। ठीक है, तो कंटेनर होता है ना, कंटेनर हम लोग सुनते हो कंटेनर, तो वही जो चीज़ जिसके अंदर कोई चीज़ कंटेन होती है, कोई चीज़ रहती है। तो द बैग कंटेन मेनी थिंग्स, यह है एक्टिव वॉइस। इसका पैसिव वॉइस क्या बन रहा है? मेनी थिंग्स आर कंटेन्ड इन द बैग, बैग के अंदर ही कोई सामान रहेगा ना, बैग के द्वारा नहीं होता है, कोई काम बैग के द्वारा नहीं होता, बैग के अंदर होती है। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आप किसी के द्वारा नहीं करते हो, इंटरेस्ट आप किसी के अंदर पैदा करते हो। ठीक है, तो कुछ वर्ब होते हैं जो स्पेशल प्रिपोजिशन के साथ आते हैं। जैसा भी हमने ऊपर पढ़ा, नो हमेशा टू के साथ आता है, ऑब्लाइज भी टू के साथ आता है, वैसे ही कंटेंट का थर्ड फॉर्म हमेशा इन के साथ आता है और इंटरेस्ट का भी थर्ड फॉर्म हमेशा इनके साथ ही आता है।
ये बेसिक रूल्स हैं ग्रामर के जो आप एक्सेप्शंस में पढ़ सकते हो, लेकिन ये है बेसिक रूल। ठीक है। डिसअपॉइंटेड, देखिए यहाँ लिखा है डिसअपॉइंटेड, डिसप्लीज, डिस्ट्रेस, एस्टोनिश, सरप्राइज, लाफ्ड, अलार्म्ड। इन सब के बाद बाय यूज़ नहीं होता, एट यूज़ होता है, क्योंकि इन सब का मतलब होता है पर। डिसअपॉइंटेड, आप किसी पर डिसअपॉइंट होते हो। डिसप्लीज, आप किसी पर दुखी होते हो। डिस्ट्रेस, आप किसी पर दुखी होते हो। एस्टोनिश्ड, आप किसी पर भौचक्का होते हो, आश्चर्य होते हो। ठीक है। सरप्राइज मतलब भी आप किसी के द्वारा सरप्राइज नहीं होते हो, आप किसी पर सरप्राइज होते हो। जैसे मान लो किसी ने छक्का मार दिया तो आप उसके द्वारा आप सरप्राइज नहीं हो, आप उसने छक्का मारा है तो उस छक्के पर आप सरप्राइज हो। आप किसी पर हंसते हो, किसी के द्वारा नहीं हंसते हो, आपको कोई हंसाता नहीं है, कोई चीज़ आप देखते हो उस पर आप हंसते हो। अलार्म्ड, किस चीज़ को अलार्म मतलब होता है कि एक तरीके से संकेत देना, सूचना देना, है ना। तो आप किसी पर सूचना देते हो, किसी के द्वारा सूचना नहीं देते हो, किसी पर। वो काम हो रहा है किसी के द्वारा, लेकिन इसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, किसी पर पड़ रहा है। किसी ने कुछ काम किया है, फिर उस पर आप कहते हो कि भाई अलार्म बजा दो, या अलार्म लग गया। किस पर अलार्म लग गया वो बोलते हैं, अलार्म इस पर लग गया, ऐसा कुछ। ठीक है। तो इसका ये कॉन्सेप्ट है। ये बाई क्यों यूज़ नहीं हुआ मैंने वो बता दिया आपको। ये सारे एग्जांपल्स हैं। प्लीज़ थोड़ा वेट करिए, पढ़िए। मैं पढ़ नहीं रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप इसको ध्यान से समझिए। स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लीजिए, समझिए एक्टिव वॉइस क्या है, उसका पैसिव वॉइस क्या बना है। ठीक, समझिए। एक दो एग्जाम्पल समझिए, ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। मेन चीज़ है आपका ये नोट करना। ये जो वर्ड्स हैं इसको प्लीज़ नोट कर लें और इसको एकदम याद कर लें। एग्ज़ाम में आएंगे तो ऐसे वर्ड्स, और ऊपर अभी हमने जो दो अलग बताएं 4 हो गए, तो 4 ये और ये कुछ ये। प्लीज़ इसको अलग अलग नोट करके ज़रूर लिख लें, याद करें, इन सब वर्ड्स के प्रैक्टिस करें। कॉमन तो आप समझ जाओगे, जो स्पेशल है, जो एक्सेप्शन है एग्ज़ाम में वही आ गए तो आप एक्सेप्शन की भी प्रैक्टिस किए रहना। ठीक है। आगे अभी और है, ऐसा नहीं ख़त्म, अभी और है। प्लीज़, चार्म, सेटिस्फाइड, डिस्गस्ट, लाइन, इनके साथ विथ का यूज होता है, यानी इसका मतलब होता है से। आप किसी से प्लीज़ होते हो, आप किसी के चार्म से यानी उसके खूबसूरती से आप खुश होते हो। आप किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं, किसी व्यक्ति से आप संतुष्ट होते हो। डिस्गस्ट, आप किसी व्यक्ति से घृणा करते हो या एक तरीके से घृणापन रखते हो। ठीक है। आप किसी से लाइन एक तरीके से वो मांगते हो या लाइन ड्रॉ करते हो किसी पर्टिकुलर चीज़ से। ठीक है। या किसी पर्टिकुलर चीज़ पर आप लाइन ड्रॉ करते हो। तो यहाँ द्वारा नहीं कह सकते हम। अब बोलो कि भाई किसी के द्वारा तो ही लाइन ड्रॉ होती होगी, नहीं, यहाँ मतलब है प्रभाव। लाइन एक, अगर हम इसको ऑब्जेक्ट सॉरी एक क्या बोलूँ मैं, एक क्रिया माने, लाइन को अगर क्रिया माने तो ध्यान दीजिएगा, कर्म हमेशा क्या होता है, क्रिया का परिणाम होता है। कोई काम कर रहे हैं उसका जो परिणाम होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो लाइन का जो परिणाम होगा वो हमेशा विथ के साथ आएगा। ठीक है। चार्म का जो परिणाम होगा वो हमेशा विथ के साथ आएगा, जो ऑब्जेक्ट होगा। प्लीज़ जो होगा, प्लीज़ का जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा विथ के साथ आएगा। प्लीज़ इसको ज़रूर चेक करिए, समझिए, जानिए। मैं सेंटेंस नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया है, इसलिए देखिए, समझिए। कोई डाउट हो तो पूछिए कि सर इसका जो आपने बताया है वो शायद मुझे समझ नहीं आया या गलत आपने बता दिया। गलत बताया होगा तो मैं इसको सही करूँगा अगले वीडियो में, या मैं उसी कमेंट में सही बता दूँगा आपको कि ये इसका मतलब ये था। मे भी उस समय कुछ बातें स्किप हो जाती हैं। ठीक। 5 है, अभी 2 नियम और हैं। 5वां नियम, यदि वाक्य में 2 ऑब्जेक्ट होते हैं तो पैसिव वॉइस 2 तरीके से बनाई जाती है, ये मैं बता दे रहा हूँ। ही गेव हर अ बुक, इसमें हर भी एक ऑब्जेक्ट है, अ बुक भी एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है। तो आप कैसे इसको डिसाइड करोगे भाई कौन सा पैसिव वॉइस बनाएं, किससे बनाएं, किस वाले ऑब्जेक्ट बनाएं, हर वाले से बनाएं कि ऑब्जेक्ट वाले से। बेसिक चीज़ है, आप वर्ब से क्या पूछो, व्हाट। ही गेव हर अ बुक, उसने उससे किताब दी, तो उसका हिंदी क्या होगा,
मैं पूछ रहा हूँ वर्ब से, उसने क्या दिया, बुक दिया, यानी कि बुक पहला ऑब्जेक्ट हो गया और हर दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। जब कभी भी हम वर्ब से क्या पूछते हैं और जो हमें आंसर मिलता है वो हमेशा पहला ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, और जो बाद में होता है वो सेकेंड ऑब्जेक्ट होता है। अब बुक वॉज गिवन टू हर बाय हिम, इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। जो बचा हुआ ऑब्जेक्ट है, जैसे सपोज करो जब अगर आप हर का यूज़ करके सब बनाओगे तो जो बचा हुआ ऑब्जेक्ट है उसको जस्ट हम क्या करते हैं, जस्ट उसको हम वर्ब के जस्ट बगल में पटक देते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर हम हर का यूज़ कर रहे हैं तो आप चेक करिए, जब हर का यूज़ हुआ है, हर जब शी बना है तो गिवन के जस्ट बगल में अ बुक पटक दिया गया है, और जब अ बुक का यूज़ करके सेंटेंस बनाया गया है और अ बुक को सब्जेक्ट बनाया गया है, तो देखिए आप हर को गिवन टू के मतलब गिवन के जस्ट बगल में पटक दिया गया है। टू का यूज़ किया गया है क्योंकि नॉर्मली गिवन के बाद हम टू का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जब कोई किसी व्यक्ति की बात कर रहे हो, जब कभी ध्यान दीजिएगा, जब किसी क्रिया में किसी व्यक्ति को कोई चीज़ दी जा रही है तो टू का यूज़ करते हैं। ग्रामर थोड़ा जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतने नियम से आप पढ़ते जाते हो। पहले आप ग्रामर बेसिक लगेगा, फिर उसमें कई सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं, वो आपको सीखनी पड़ती है और सीखनी चाहिए ही, जिससे आपके ग्रामर और स्ट्रांग हो और बेसिक क्लियर हो। तो ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी आप गिव का यूज़ कर रहे हो और गिव के बाद जो ऑब्जेक्ट यूज़ करना चाह रहे हो, अगर वो कोई लिविंग थिंग है तो प्लीज़ टू का यूज़ करें, और अगर वो नॉन लिविंग थिंग है तो आप गिव के बाद नॉर्मली आप यूज़ कर सकते हो उस ऑब्जेक्ट को। अगर वो नॉन लिविंग थिंग है तब आपको टू का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ किताब को नहीं दे रहे हो, लेकिन मतलब समझो, आप कोई चीज़ जो है वो किसी व्यक्ति को देते हो, किसी नॉन लिविंग थिंग को नहीं देते हो, किसी व्यक्ति को देते हो, किसी लिविंग थिंग को देते हो, इसलिए यहाँ पे टू लगता है, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करोगे, अलग अलग कॉन्सेप्ट है, यहाँ मैं बताने लगूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी और बोरिंग हो जाएगी, ठीक। तो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा मैं, कुछ का मैंने बनाया है, कुछ का मैं बनाऊंगा, ठीक। आई रोट हिम अ लेटर, मैंने उसे एक पत्र लिखा, तो इसको दो तरीके से बनाया जा सकता है, हिम के साथ भी, लेटर के साथ भी। जस्ट मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जब कभी हम किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ वो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जो बचा हुआ ऑब्जेक्ट है उसको हम क्या करेंगे, जस्ट उसको हम किसके बगल में रख देंगे, उस वर्ब के जस्ट बगल में रख देंगे। जहाँ पे हम थर्ड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं उसके जस्ट बगल में रख देंगे, नहीं कि आखिरी में यूज़ नहीं करेंगे, जस्ट बगल में रख देंगे। आखिरी में भी लोग पहले यूज़ करते थे, लेकिन आजकल मैक्सिमम लोग वर्ब के जस्ट बगल में उसको रख देते हैं, अच्छा लगता है, सही लगता है। छठवां, जब वाक्य में कर्ता का महत्व नहीं होता तो उसको हम प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे सपोज करो, पीपल लव गेम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, लोग गेम पसंद करते हैं पूरी दुनिया में। ध्यान दीजिएगा, यहाँ दो वर्ब हैं, गेम्स, सॉरी एक ही वर्ब है गेम्स, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये क्या है, ये एक कॉम्प्लीमेंट है, एक पूरक है सेंटेंस का, ठीक है। तो गेम्स के साथ बनाएंगे, गेम को हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, गेम प्लूरल है, ध्यान दीजिएगा। ये सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको भूल जाओ, आप अभी भूल जाओ, सिंपल पढ़ो, पीपल लव गेम्स। अब बनाओ इसका, गेम बनेगा सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए हम आर यूज़ कर रहे हैं, और लव का थर्ड फॉर्म लव्ड होता है, गेम्स आर लव्ड। अब जो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट था उसको हम यूज़ कर लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब बोलो पीपल क्यों यूज़ नहीं किए हैं, क्योंकि देखो कॉमन सेंस है, गेम्स आर लव्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खेल सभी पूरे दुनिया में पसंद किया जाता है। अरे किसके द्वारा पसंद किया जाता है, लोगों के द्वारा ही पसंद किया जाएगा ना, कि नॉन लिविंग थिंग के द्वारा पसंद किया जाएगा या पेड़ों के द्वारा पसंद किया जाएगा। पेड़ लिविंग थिंग है, लेकिन मतलब कहने मतलब है इंसानों के द्वारा ही पसंद किया जाएगा ना, खेल जानवर भी पसंद करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी नॉर्मली हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ हम महत्व देते हैं लोगों को, इंसानों को। तो यहाँ पीपल कहने की ज़रूरत नहीं है, कुछ कुछ वाक्यों में हम कुछ चीज़ों को हम छोड़ देते हैं। जैसे अगर तुम्हारे सामने, सपोज करो, गेस करो, आपके सामने कोई खड़ा है, छोटा है, अब बोलोगे मान लो उसका नाम रोहित है, अब बोलोगे रोहित पानी लेके आओ, ऐसा नहीं कहते, हम बोलते हैं पानी लेके आओ, रोहित नहीं बोलते हैं। अब चेक करोगे,
जब हमारे सामने कोई व्यक्ति हो और उससे हमें कोई काम कराना हो तो हम नॉर्मली उसका नाम नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि सिंपल है, उस समय उसका नाम लेना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो सामने खड़ा है और वो समझ जाएगा कि उसको कहा जा रहा है। ठीक वैसे ही कभी कभी सेंटेंस में ऐसे कई सारे वर्ड होते हैं जिसको अगर हम ना यूज़ करें लेकिन फिर भी मीनिंग आती है। ठीक वैसे यहाँ पे है। ठीक, आगे चलते हैं। कुछ यहाँ पे भी एग्जाम्पल दिया गया है, उसको मैं छोड़ रहा हूँ। 7वां, जब वाक्य में ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दोनों हो, ठीक है, तो केवल ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बनाई जाती है, कॉम्प्लीमेंट से नहीं। और ये एग्जाम्पल मैंने पहले ही आपको दे दिया। ये जो एग्जाम्पल था ये उसी का ही एग्जाम्पल था एक तरीके से। यहाँ ऑब्जेक्ट गेम्स था, ऑल ओवर द वर्ल्ड कॉम्प्लीमेंट है, तो हम कॉम्प्लीमेंट को ये सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, हम गेम्स को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये बेसिक चीज़ें आपको होनी चाहिए कि कौन कॉम्प्लीमेंट है कौन ऑब्जेक्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। और सेंटेंस क्या होते हैं इसका भी अलग से हमने वीडियो बनाया है, क्लास 10th वाला, वहाँ जाके ज़रूर देखिए। सेंटेंस क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं, मैंने ब्रीफली बताया है, बुक वाला भी बताया है, अपने से भी मैंने बताया है। ठीक है, आगे चलते हैं। 7वां ये एग्जाम्पल आप देख ही लो फिर से। स्टूडेंट मेड हिम द मॉनिटर। ठीक है, स्टूडेंट मेड हिम, स्टूडेंट ने बनाया उसको, क्या बनाया, मॉनिटर बनाया। इसमें मेन ऑब्जेक्ट क्या है, मेन ऑब्जेक्ट है हिम। ठीक है, सॉरी, मेन यहाँ ऑब्जेक्ट है आपका, अगर आप द मॉनिटर से बना रहे हो तो देखा जाए तो मेन ऑब्जेक्ट तुम्हारा आपका द मॉनिटर है। लेकिन जब आप हिम से बना रहे हो, ध्यान दीजिएगा, तो द मॉनिटर क्या है, वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। जब कभी भी मैंने बताया था, जब दो ऑब्जेक्ट हो और किसी एक ऑब्जेक्ट से बना रहे हो, दूसरा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाता है अपने आप उस सेंटेंस के लिए। तो अगर आप हिम को यूज़ करके बना रहे हो तो द मॉनिटर कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, और जब द मॉनिटर को यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे हिम जो है वो कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। ठीक है, तो ही वॉज मेड द मॉनिटर, वो उसको मॉनिटर बनाया गया बाय द स्टूडेंट्स। बाय द स्टूडेंट ये आपका सब्जेक्ट वाला पार्ट हो गया। ही को हमने क्या बना दिया, सब्जेक्ट, और ये जो सेंटेंस था वो पास्ट इंडेफिनिट था, इसलिए हम यहाँ पे वॉज यूज़ कर रहे हैं। वर्ब का थर्ड फॉर्म मेड यूज़ कर रहे हैं। मेक का थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म मेड होता है, थर्ड फॉर्म मेड होता है, सेकेंड थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है। और द मॉनिटर हम जो वो कॉम्प्लीमेंट था उसको जस्ट वर्ब के बगल में पटक दे रहे हैं, और उसके बाद बाय यूज़ कर रहे हैं, और जो सब्जेक्ट था उसको हमने यूज़ कर लिया। ठीक, सेकंड वाला भी आप देख लो। ठीक, क्लियर, ये चीज़ यहाँ पे एक्सप्रेस की गई है एग्जाम्पल के साथ। कुछ उदाहरणों को पढ़िए और याद करिए। इसको पढ़ना याद करने का मतलब समझ रहे हो, इसको आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि ये ऐसा क्यों होता है। जैसे द रोमन एक्सपेक्टेड टू कॉन्क्यूर कैथेज ये जगह का नाम है। तो ऐसा माना जाता है कि जो रोमन है वो पूरे कैथेज पे राज करते थे। तो इट वॉज एक्सेप्टेड, ऐसे सेंटेंस जहाँ पर हमें सब्जेक्ट न मिले तो हम बाय डिफ़ॉल्ट उसको इट के साथ बना सकते हैं। जैसे बोलते हैं एक समय की बात थी, देयर वॉज अ टाइम, तो हमने जब सब्जेक्ट नहीं मिलता तो हम इट या देयर का यूज़ करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे जब सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है तो हम इट के साथ बना ले रहे हैं। ठीक, बाकी सब ये सब एग्जाम्पल उसी के हैं। प्लीज़ चेक करिए, कहीं पे कोई डाउट परेशानी हो किसी एग्जाम्पल के साथ आप पूछ सकते हो। इसका PDF आपको जो लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन का जो लास्ट पार्ट में बनाऊंगा उसमें डालूंगा। ठीक है, कुछ अलग है, ये स्पेशल है क्लास 12th वालों के लिए। प्लीज़ इसको नकारिएगा नहीं, मैं नकार रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है, लेकिन प्लीज़ आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, समझिए, नहीं आ रहा है मुझसे पूछिए, यहाँ पे भी पूछ सकते हो आप, ये चीज़ भी। ठीक, पैसिव वॉइस बनाने के कुछ विशेष उदाहरण देखिए। शी शुड हेल्प हिम, देखो मोडाल वर्ब पढ़ाई होगा आपने। मोडाल वर्ब के साथ क्या होता है, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, ये सब मोडाल वर्ब होते हैं। विल और शैल भी उसी में आते हैं। तो ऐसे वर्ब के साथ नॉर्मली हम बी का यूज़ करते हैं, और नॉर्मली जो बेसिक रूल पढ़ते हैं हम इंडेफिनिट के साथ वही यूज़ करेंगे। जैसे शी शुड हेल्प हिम, तो यहाँ हिम जो हो जाएगा वो सब्जेक्ट हो जाएगा, शुड का शुड लिखेंगे, बी यूज़ कर लेते हैं हम, और वर्ब का थर्ड फॉर्म हेल्प का हेल्प हो जाएगा,
और शे यहाँ पे चल जाएगा बाई हर के रूप में। ठीक, बेसिक चीज़ क्या हुआ, शुड के साथ हमने बी यूज़ किया और बेसिक जो चेंजेस करते हैं वो हमने कर दिया। हैज़ टू के साथ हमने यहाँ पे बी यूज़ कर लिया। ठीक, तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये सब चीज़ें आप पहले पढ़े होंगे, इसलिए मैं इसको थोड़ा जल्दी बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये आपका एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज है। इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होता है इसको मैं थोड़ा अलग से बताऊंगा, पैसिव वॉइस का ही पार्ट है, लेकिन मैं इसको अलग से बताऊंगा क्योंकि वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। तो नेक्स्ट पार्ट में पैसिव वॉइस के कुछ पार्ट बताऊंगा, कुछ और पॉइंट बताऊंगा ग्रामर के, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन के, ग्रामर के ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर के। ठीक है, फिर से दोहरा रहा हूँ मैं, ये वॉइस का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन का ये थर्ड पार्ट है शायद, जहाँ तक मुझे याद है, और वॉइस का फर्स्ट पार्ट है। इस सेकेंड पार्ट में हम इंटरोगेटिव और जो होते हैं टाइप से इंपरेटिव होते हैं, उनको कैसे हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक, होप आपने वीडियो समझा होगा। मुझे पता है कई पॉइंट्स मैंने छोड़े हैं, प्लीज़ उसको पढ़िए, समझिए अपने बिहाफ पर। कोई डाउट पर हो तो मुझसे ज़रूर पूछिए। आपने वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।